नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th NCERT साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इस लेसन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, इस लेसन में इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल इक्वेशंस की क्या डेफिनेशन है, या फिर पूछा जा सकता है कि केमिकल इक्वेशंस को जब आप लिखेंगे तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो सब बातें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, सारा का सारा लेसन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हम अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, हम इन सभी बातों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। जो हमारे सिलेबस में है वो क्या क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सब बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं इस वीडियो में, हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस लेसन का सबसे पहला टॉपिक कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और हम कैसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इनकी डेफिनेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है अगर आपसे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ ली जाए। अब देखिए, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। आप एक एग्जाम्पल देखिए केमिकल रिएक्शन का। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, इसकी वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बीच में एरो का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तो हम बिल्कुल सिंपल सी उसकी डेफिनेशन दे देंगे, फिर हम एक एग्जांपल दे देंगे। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगता लिखा हुआ, ये बहुत लंबाई हो जाती है इसकी, यानी ये लॉन्ग है लिखने में। तो हम इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बीच में एरो का निशान, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क है। देखिए, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी। अब ये एक केमिकल रिएक्शन हुई जो यहां पे एग्जांपल है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इस केमिकल रिएक्शन को जिस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस तरह से हम लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये डिफरेंस है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में, कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है कि ये एक चेंज है, जिससे यहां पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फाउंड। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको किस तरह से, जैसे एक केमिकल रिएक्शन हुई, हम उसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट से केमिकल रिएक्शन की। केमिकल इक्वेशन अगर आपसे पूछे कोई क्या है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आप बिल्कुल सिंपल बोल सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट से केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको रिप्रेजेंट हम केमिकल इक्वेशन की हेल्प से करते हैं। अब देखिए, ये वर्ड इक्वेशन मैंने इसकी लिख दी, मैग्नीशियम, बीच में प्लस का साइन, फिर ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको क्या इससे भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, जी हाँ, हम कैसे लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का अगर हमें फॉर्मूला याद हो, Mg प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे कि हम ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2, बीच में एरो का निशान और MgO। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक केमिकल इक्वेशन है, बीच में एरो का निशान आपको डालना है। ये जो एरो का सिंबल है ये क्या दिखाता है, ये डायरेक्शन दिखाता है केमिकल इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन की ये डायरेक्शन दिखाता है। अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो यहाँ पे इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनते हैं, यानी इन रिएक्टेंट्स में जब आपस में रिएक्शन होगी
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी और जो ये रिजल्ट हमें देगा, जो हम एरो के राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो होता है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, जो आपको याद रखने हैं। वो रूल क्या है कि जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साइन से, और अगर इस तरफ भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो हम उसको भी प्लस के सिंबल की मदद से सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, बीच में आपको एरो का सिंबल जरूर डालना है, और जो जो इसके इंपॉर्टेंट रूल आते जाएंगे वो आप आगे समझते जाएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर हमें इसका फॉर्मूला पता हो। तो अब आप एक चीज देखिए, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो अब आप इस साइड चलिए, प्रोडक्ट साइड में अगर आप चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, Mg यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमने यहां पे ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है? सिर्फ 1, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे 2 ऑक्सीजन थे। तो अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक लॉ था, और वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास का जो कंजर्वेशन है कि जितना इस साइड होगा इतना ही इस साइड होगा। लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये कैसे हुआ? 1 ऑक्सीजन कहाँ पे चला गया? तो अगर कोई इस तरह की इक्वेशन आपको लिखी मिले तो आप उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? जो बैलेंस नहीं होती। देखिए, ये बैलेंस कैसे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे है सिर्फ 1। तो अब हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब आप देखिए, हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और यहां पे कितने हैं? 2। तो अब आप क्या कीजिए, आप यहां पे 2 लगा दीजिए। अब आप एक चीज देखिए, आपने यहां पे 2 लगा दिया। अब आप चेक कीजिए, यहां पे Mg1, ऑक्सीजन 2, यहां पे Mg, अब देखिए यहां पे Mg हो गए 2, ऑक्सीजन भी हो गए 2। अब देखिए, ऑक्सीजन अब आपके पास सही है, लेकिन Mg यहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो आप इस तरफ भी 2 Mg लगा दीजिए, यहां पे भी आप 2 लिख दीजिए। तो क्या होगा, देखिए आप, अब आप चेक कीजिए कि ये बैलेंस हो गई या नहीं। 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, यहां पे भी 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। तो अब आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, और अगर एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है तो हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कोई केमिकल इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये जो हमने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है, इसको जो हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि जैसे ये तो हमने एक वर्ल्ड इक्वेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा, H2SO4, बीच में एरो का साइन। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं H2। अब देखिए, ये एक क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, ये हैं इस साइड रिएक्टेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है जो, और ये हो गए प्रोडक्ट्स। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रोडक्ट साइड, यानी अगर प्रोडक्ट साइड भी हम अगर अलग अलग इनको करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस के साइन का यूज करेंगे। अब आप कैसे देखिए, कैसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं, तो आप यहां पे लिख लीजिए, यहां पे क्या क्या है, एलिमेंट क्या क्या है, Zn, H, S एंड O। अब देखिए, आप एक चीज देखिए, यहां पे Zn कितने हैं आप वो लिख लीजिए 1, H कितने हैं 2, S कितने हैं 1, और O कितने हैं 4। आप ऐसे इसको लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अब आप एक चीज देखिए,
अब आप यहां पे देखिए कि रिएक्टेंट साइड में हमने जैसे यहां पे लिखा हुआ है, चाहे हम इसको अगर यहां पे ना भी लिखें तो आप यहां पे लिख लीजिए Zn रिएक्टेंट साइड 1 H 2 S भी 1 है और ऑक्सीजन यानी O भी 4 है। अब देखिए, अब आपको प्रोडक्ट साइड चेक करना है कि ये इनके इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए यहां पे Zn 1 S 1 O देखिए आप O कितने हैं, O है यहां पे 4 और जो H है 2, सॉरी H मेरे को ऊपर लिखना था, हाँ S हो गए 1। तो दोनों साइड बिल्कुल सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे Zn आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप इसको आसानी से बैलेंस कर लीजिए। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई है वो बैलेंस है या नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि एक केमिकल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये बैलेंस है या नहीं, या फिर आपको बैलेंस करनी भी आ सकती है कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दे देंगे जैसे मैंने वो पहले लिखी थी। तो जैसे मैंने वो पिछले एग्जांपल में लिखी थी Mg+O2, इस तरह से भी आपको दे सकते हैं और आपको बोला जा सकता है कि बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए अब एक ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहले तो आप इसको चेक कीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर ये बैलेंस नहीं होती सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जैसे हमने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी, क्या ये स्टेट्स के बारे में, फिजिकल स्टेट्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रही है? जी नहीं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए गैसेस को हम कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, G के सिंबल से, सॉलिड को S के सिंबल से, लिक्विड को L के सिंबल से और एक्वस को AQ के सिंबल से। अब देखिए हम इसको अगर ऐसे लिखें तो ये और भी सही है, ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। देखिए Fe यहाँ पे सॉलिड है, H2O यहाँ पे हमने G लिखा हुआ है यानी गैस। अब आप सोचेंगे H2O हम बोलते हैं वाटर को, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो अब आप कहेंगे वाटर तो लिक्विड है, G वाटर लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे जो हम वाटर का यूज कर रहे हैं वो स्टीम की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे G लिख रहे हैं इस इक्वेशन में। फिर यहाँ पे Fe3O4 सॉलिड है और H2 के साथ यानी हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सॉलिड के सिंबल का, गैस के सिंबल का, एक्वस के सिंबल का या फिर लिक्विड के सिंबल का यूज करें तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव होगी। तो आपको इन सिंबल्स का यूज करना चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए इन दोनों रिएक्शन को अगर हम इकट्ठा याद करें तो बहुत इजीली आप सभी को ये याद हो जाएंगी और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ कोयल। तो यहां पे देखिए क्या है, 2 रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो है सिर्फ एक। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि जहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे एक प्रोडक्ट बनता है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से। और आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट है। तो आप बिल्कुल सिंपल कोई भी एग्जांपल आप याद कर सकते हैं जहां पे रिएक्टेंट्स 2 या 2 से अधिक हो लेकिन प्रोडक्ट वहां पे एक हो। तो इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है यानी उल्टा है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट एक होता है और वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। यही यहां पे लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट सिंगल होता है, वो टूट जाता है और वो सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। यानी जो रिएक्टेंट है वो तो एक है और जो वो प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से अधिक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो आप 2 एग्जांपल भी दे सकते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है
2FeSO4। FeSO4 क्या होता है? फेरस सल्फेट। और हम जब हम इसको हीट देंगे, इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ये टूट जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे प्रोडक्ट है, 3 ये टूटा, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइमस्टोन का दिया हुआ है। जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो वो क्विक लाइम प्लस CO2 में टूट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थर्मल शब्द यहाँ पे डिकम्पोजिशन के आगे जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये थर्मल डिकम्पोजिशन के ही है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैराइड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कि जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से होगी तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पे मैंने एरो के ऊपर लिखा हुआ है हीट, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के ये जो एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैराइड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी समझ गए, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ गए और आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ गए। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आप इसका एक एग्जांपल दीजिए। या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा जैसे CaCO3 यानी ये क्या है? लाइमस्टोन, और यहाँ पे हीट लिख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको प्रोडक्ट क्या हो गए इसके, यानी किस किस में टूटेगा। तो आपको पता होना चाहिए CaO प्लस CO2। तो आपसे कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद कर लीजिए, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप इसके नाम से भी दे सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेसेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अ कंपाउंड। अब आप इस एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CuSO4 और यहाँ पे क्या है Fe यानी आयरन, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड क्या हो गया FeSO4 और यहाँ पे क्या हो गया कॉपर अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो Cu और SO4 इकट्ठा थे, यहाँ पे Cu को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। किसने डिस्प्लेस किया? Fe ने यानी आयरन ने। और यहां पे क्या हो गया FeSO4 और कॉपर अलग हो गया, अकेला रह गया। सेम टू सेम इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहां पे है जिंक और यहां पे है CuSO4। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, इस Cu की जगह यहां पे Zn चला गया, ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ है। ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए Cu को डिस्प्लेस कर रहा है Zn, और क्यों कर रहा है इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इस करके इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और यहाँ पे कॉपर अकेला रह जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन आप बिल्कुल सिंपल दे सकते हो, द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेसेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इससे भी इजी है। इसको आप देखिए, इसकी डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे, आ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी अब आप एक इस एग्जांपल से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए Na2 और SO4 इकट्ठा थे, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे BaCl2 इकट्ठा थे। यहाँ पे देखिए Ba चला गया SO4 के साथ और ये जो Na2 था ये चला गया Cl के साथ, यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड अगर हम देखें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे Na2 और SO4 इकट्ठा थे, लेकिन यहाँ पे Ba और SO4 इकट्ठा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, आ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेसेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो जिंक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये रिएक्शन आपको दे दी Zn प्लस CuSO4 और प्रोडक्ट क्या दे दिया ZnSO4 प्लस Cu, तो आपसे रीजन पूछा जा सकता है
कि यहाँ पे जो जिंक है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कैसे कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल, जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आप इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल है, आप एक को याद कर लीजिए, दूसरा उसका अपोजिट है। देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2, 2H2O, C प्लस O2, CO2। और देखिए आप, रिडक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप इसका एग्जांपल देखिए, ZNO प्लस CO, देखिए लिखा हुआ क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देखिए ZN अकेला रह गया और O यहाँ पे इसके साथ चला गया, ये बन गया CO2, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखिए Cl2 प्लस H2, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रही है और ये 2HCl बन जाता है। अब क्या टॉपिक है, अब है रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझना होगा। तो आप ऑक्सीडेशन को याद कर लीजिए, रिडक्शन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ऑक्सीडेशन याद करेंगे तो रिडक्शन उसका उल्टा है। ऑक्सीडेशन में देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है और रिमूव क्या हो रही है, हाइड्रोजन, जबकि इसमें उल्टा है, ऐड हाइड्रोजन हो रही है और रिमूव हो रही है ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक रेंसिडिटी और कोरोजन रह जाएंगे और आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी और आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है और आप इसके कुछ एग्जांपल दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको जैसे मैंने बताया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होती है। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously and no oxidation can occur without a corresponding reduction। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, इससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। CuO प्लस H2। अब देखिए ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये H2 जो है इस साइड, रिएक्टेंट साइड, ये अकेला है और यहां पे क्या हो गया, H2O। तो यहां पे इसके साथ H2 के साथ O जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो हम यहां पे बोलेंगे, लिखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का रिवर्स होती है, उल्टा होती है। तो देखिए यहां पे उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो यहाँ पे CuO था और यहाँ पे अकेला Cu यानी कॉपर रह गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है और दोनों इकट्ठा हो रही है। ठीक इसी तरह यहाँ पे ZN हुआ है, यहाँ पे ZN रह गया, ये क्या हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, C था यहाँ पे C हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन को बिल्कुल सिंपली डिफाइन कर सकते हैं और इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोरोजन और रेंसिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और आप सभी अच्छे से जानते हैं कोरोजन होता क्या है, आपने सुना जरूर होगा कोरोजन के बारे और रेंसिडिटी के बारे। चलिए देख लेते हैं उनको भी कि होते क्या है, हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। टॉपिक क्या है, अब है कोरोजन। कोरोजन एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कोरोजन को अगर एग्जाम में आ गया आप कैसे डिफाइन करोगे, ये पूछा जा सकता है। डिफाइन कोरोजन और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल कोरोजन। तो हम इसको समझते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। देखिए जब आप कोई भी नया लोहे का सामान लेते हैं तो वो शाइनी होता है, चमकदार होता है, उसमें एक चमक होती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर जम जाता है जब हम उसको खुले में छोड़ देते हैं, यानी जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पर कुछ रेडिश ब्राउन पाउडर जम जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को, यानी जो लोहे का सामान है उस पर रेडिश ब्राउन पाउडर जब जमता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। तो ये बिल्कुल सिंपल सी तरह है, यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम कैसे कोरोजन को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल आप समझिए, आपने देखा होगा जब आप लोहे का नया सामान लेके आते हैं, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान है, आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपके घर में जो आयरन का गेट है
वो उस पर जब आप वो नया लगवाते हो तो वो चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर क्या होता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो यही कोरोजन का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल कोरोजन। तो वो कौन कौन से मेथड हैं? बाय पेंट, बिल्कुल सिंपल, आप आसानी से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, समझ भी आप गए होंगे। आपके घर में जो लोहे का गेट है या जो भी लोहे का सामान है, आप उस पर पेंट करते हो ताकि इसको जंग ना लगे, तो वही यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ग्रीस और ऑयल्स का यूज करके भी हम बचा सकते हैं, यानी हम ग्रीस और ऑयल्स को भी लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ मेटल कोरोजन में। ग्लैवनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, बाय मेकिंग अलॉयज। अब अगर मैं इनको यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ये लंबे टॉपिक हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, इनको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर डीप में नहीं जाना चाहे और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोरोजन, तो आप इतना लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पहले कोरोजन को डिफाइन कर दीजिए, फिर आप उन मेथड्स का नाम लिख दीजिए कि जिनका यूज करके आप कोरोजन से बच सकते हैं, मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। पेंट को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सामान है हम उसमें ग्रीस डालते हैं, जैसे हम ग्रीस डालते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ग्रीस का यूज करके भी हम अपने मेटल्स को कोरोजन से बचा सकते हैं। पेंट आप आसानी से इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी द चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स। इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करें तो क्या एक्सप्लेन हम इसको कर सकते हैं? द चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स कंटेनिंग ऑयल फैट्स ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग क्या है हिंदी में, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने फील किया होगा कि कई बार क्या होता है, जो फूड आर्टिकल्स होते हैं जिनमें ऑयल या फिर फैट होता है, यानी ऐसे फूड आर्टिकल्स जो कंटेन करते हैं ऑयल को या फिर फैट को, कई बार क्या होता है कुछ समय बाद उनके कलर में चेंज आ जाता है, उनके स्मेल में चेंज आ जाती है, या फिर उनके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीडेशन के कारण। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। कि जो फूड आर्टिकल्स, ऐसे फूड आर्टिकल्स जो कंटेन करते हैं ऑयल्स को या फिर फैट्स को, कुछ समय बाद क्या होता है, उनको बनाने के कुछ समय बाद उनके कलर में चेंज आ जाता है, उनकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है और उनके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, चेंज क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इट स्पॉइल्स द फूड एंड मेक्स इट अनफिट फॉर कंजप्शन। द रेंसिड फूड कैन काज फूड पॉइजनिंग। द रेंसिड फूड कैन काज फूड पॉइजनिंग। ये पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं अगर रेंसिडिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की आप कैसे रोक सकते हैं इसको? बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। मतलब क्या है कि भोजन को ऐसे एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए जहां हवा एंटर ना हो सके। सेकंड, बाय पैकेजिंग चिप्स एक्स्ट्रा विद इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन। आप अच्छे से इसको जानते हैं, समझते हैं। और थर्ड, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कि एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेंट के आगे एंटी लिखा हुआ है, यानी जो ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं या फिर जो ऑक्सीडेशन की स्पीड है उसको कम करते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे लेसन को बिल्कुल सिंपल तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमको भी इससे कुछ मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।